दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्राइम 24 के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है कि आप आगे भी अच्छे रहें। तो मैं दानिश मनसबी अपराध की एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूं। चलिए आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी 14 मई 2017 की है। 14 मई 2017 देवरिया ज़िले के थाना तरकुलवा का बघड़ा मेवारी गांव, यहाँ पर 42 वर्षीय शरीफ अंसारी रहा करते थे अपनी पत्नी जसीमा खातून के साथ, जिनकी उम्र 40 साल थी। दोनों पति पत्नी रहा करते थे और इनका एक बेटा था जिसका नाम अजहरुद्दीन था। बेटे की उम्र 12 साल थी। अब 14 मई 2017 की रात की ये बात है। रोज़ की तरह ये शरीफ अंसारी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर जाते हैं आराम के लिए। तो ये इनके फ़ोन की अचानक घंटी बजती है। इनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, नंबर जाना पहचाना था। शरीफ अंसारी फ़ोन उठाते हैं, लगभग एक मिनट फ़ोन पर बात करते हैं और अपनी पत्नी जसीमा खातून से कहते हैं कि वो घर से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे। जैसा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर लोग करते हैं कि फ़ोन आया किसी दोस्त का, किसी अजीज़ का या किसी जानने वाले का, और बात करी और घर पर कह कर जाते हैं कि हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अब घर वाले भी ये सोचते हैं कि चलो कह कर गए हैं तो वापस लौट आएंगे, चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर शरीफ अंसारी ये कहकर अपनी पत्नी से चले गए थे, लेकिन पत्नी भी थोड़ी देर बाद शरीफ अंसारी के पीछे पीछे जाती हैं उनको ढूंढने के लिए, और अपने बेटे अजहरुद्दीन से वही अल्फाज, वही लफ्ज़ कहती हैं जो शरीफ अंसारी उनसे कह कर गए थे कि वो भी बेटा मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगी। अब दोनों पति पत्नी जा चुके हैं घर पर। अजहरुद्दीन उनका बेटा अकेला है। पति पत्नी यानी कि माता पिता के जाने के बाद अजहरुद्दीन पूरी रात अपने माता पिता का, माँ बाप का इंतज़ार करते हैं और पूरी रात ही अजहरुद्दीन के माँ बाप वापस नहीं लौटते, वो इंतज़ार करते रहते हैं। सुबह होने के बाद जब सुबह होती है तो अजहरुद्दीन उनके परेशान होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनका जो बेटा है वो बाहर निकलता है और अपने माता पिता को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, पूरे गांव में खोजबीन शुरू करता है। अब थोड़ी ही देर में गांव में ये शोर मचता है कि शाहपुर नहर के पास एक सरकटी लाश मिली है जिसके दोनों हाथ भी काटे गए हैं और पैर भी काटे गए हैं। ये बात सुनने के बाद अजहरुद्दीन उस तरफ दौड़ पड़ता है जहाँ पर ये लाश मिलने की बात उसने सुनी थी। तो शाहपुर नहर के पास अजहरुद्दीन पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है तो वो अपने कपड़ों से, अपने पिता के कपड़ों से अपने पिता की पहचान करता है कि ये लाश, ये बॉडी मेरे पिता की है। और आप सोच ही सकते हैं कि एक बेटा जब अपने बाप की लाश को देखे और वो भी सरकटी अवस्था में, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। अजहरुद्दीन अपने होश खो देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि बघड़ा गांव के ही दक्षिण में एक नदी है, नदी है जिसको गेंडक नदी कहते हैं। वहाँ पर एक महिला की लाश मिली है। तो अब अजहरुद्दीन बदहवास उस ओर भागता है जहाँ पर ये नदी थी, जहाँ पर ये महिला की लाश की बात उसने सुनी थी। वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो उसकी माता की लाश है, यानी कि उसकी माँ जसीमा खातून की लाश है। और उसका भी सर धड़ से अलग हुआ था। जो अवस्था थी लाश की, उसी अवस्था में लाश मिली थी। दोनों हाथ काटे गए थे और बल्कि जसीमा खातून के प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया गया था, किसी धारदार हथियार से वार किए गए थे। तो अब ये पूरी खबर जो है पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और मौके पर सीओ सिटी अजय सिंह फ़ौरन तत्काल पहुंच जाते हैं मौके पर। इसकी सूचना पाकर थाना प्रभारी राजाराम यादव को जब इसकी सूचना मिलती है, वो भी फ़ौरन मौके पर पहुंचते हैं। पूरा दल बल लेकर पहुंचते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं एसआई शैलेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, गुफरान अंसारी, वीर बहादुर सिंह सिपाही और राहुल सिंह, मनोज दुबे, ये सब घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और घटनास्थल का जायज़ा लेते हैं। अब वहां जाने के बाद ये लोग घटनास्थल पर जब पहुंचते हैं तो दोनों की लाशों को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी मारने वाला, जो भी कातिल है, उसकी इन दोनों से बहुत गहरी दुश्मनी है। क्योंकि जिस तरह से कत्ल करे गए थे बेरहमी से, दोनों जो अलग करे गए थे और जो प्राइवेट पार्ट हैं उस पर भी किसी धारदार हथियार से जसीमा खातून के हमला किया गया था, दोनों हाथ अलग किए गए थे। तो कोई भी देखकर अंदाज़ा लगा सकता है
कि किसी ने काफ़ी दुश्मनी में, उसको काफ़ी नफ़रत रही होगी दोनों से, जो भी है बहरहाल। तो पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है, मौका वारदात पे पहुंच जाती है। अब पुलिस अज़हरुद्दीन से पूछताछ करती है कि तुम बताओ कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी। तो अज़हरुद्दीन यही कहता है कि मेरे पिता और मेरी माता और मैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जिया करते थे, जैसे हम तो आम इंसान हैं, ना हमारे पास इतनी दौलत है ना पैसा है। आपको बता दूं, ये शरीफ अंसारी थे, ये मज़दूरी का काम करा करते थे और अपना मज़दूरी कर कर ही अपना गुज़र बसर करते थे। तो इतना इनका कोई ऐसा काम नहीं था कि इनके पास बेतहाशा दौलत हो, पैसा हो, जिसकी वजह से इनकी कोई दुश्मनी हो, जायदाद हो, ज़मीन हो। तो ऐसी कोई चीज़ें पुलिस के सामने नहीं आती हैं। अब अज़हरुद्दीन बताता है कि भाई मेरी और मेरे पिता माता पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रात को 12 बजे एक फ़ोन पर, मेरे पिता के फ़ोन पर एक कॉल आया था, जिसमें उन्होंने फ़ोन पे बात करने के बाद ये बात कही कि मैं थोड़ी देर बाद वापस लौट आऊँगा। उसके बाद मेरे पिता घर से निकल जाते हैं। उसके बाद मेरी माता जसीमा खातून भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं और वही बात कह कर जाती हैं कि मैं भी थोड़ी देर में वापस लौट आऊँगी। जबकि पूरी रात मैं उनका इंतज़ार करता रहा, दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौट के आया। सुबह होने पर मैं घर से निकला तो 8 बजे वही लाशों का सिलसिला, एक के बाद एक दोनों लाशें मेरे माता पिता की मुझे मिली। अब पुलिस देखती है कि ये फ़ोन कॉल किसकी थी, जो रात 12 बजे इनके फ़ोन पर आई थी। शरीफ अंसारी के फ़ोन पर जो कॉल आई थी वो किसकी थी। अब पुलिस ये छानबीन करती है, कॉल डिटेल निकालती है। तो यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ पर 3 टीमें गठित करी गई थी जांच के लिए, जिसमें एक टीम क्राइम ब्रांच की भी रखी गई थी। मामला संगीन था, तो यहाँ पर जो प्रशासन था अलर्ट हो चुका था। अब यहाँ पर 3 टीमें गठित करी गई। इसके बाद कॉल डिटेल जब निकाली गई तो उसमें सामने आया कि अरविंद कुमार, इसी गांव का रहने वाला, बघड़ा महुआरी का रहने वाला अरविंद कुमार का नाम, अरविंद कुमार 35 वर्षीय एक युवक है जिसका नंबर था। अब पुलिस अरविंद कुमार को और उसके भाई को उठाती है, दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। अब अरविंद कुमार बताता है कि हाँ उसने फ़ोन करा था। अरविंद कुमार के भाई से अलग पूछताछ करती है पुलिस। तो अरविंद कुमार का भाई पुलिस को बताता है कि 14 मई की रात में अरविंद कुमार काफ़ी परेशान था और पूरी रात लगभग वो इधर से उधर टहलता रहा, एक बेचैनी उसके दिमाग में थी। अब पुलिस को डाउट हो जाता है अरविंद कुमार के ऊपर, क्योंकि उसका भाई बता रहा है 14 मई की रात अरविंद कुमार बेचैन था। बेचैन तभी होता है जब कोई दिमाग में वजह हो, इससे पहले आदमी बेचैन नहीं होता। तो यहाँ पर अरविंद कुमार से अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। अरविंद कुमार बहुत जल्दी टूट जाता है, बताता है कि हाँ उसने ही दोनों का कत्ल करा है। पूरी कहानी जो खुलकर सामने आती है वो ये है, अरविंद 35 साल का देवरिया, यहीं का, इसी गांव का रहने वाला था, बघड़ा महुआरी का रहने वाला था। अब इसके पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। इसके पिता रामदास प्रसाद उर्फ गेंदा। अब इसके पिता रामदास प्रसाद उर्फ गेंदा प्राइवेट नौकरी करते थे। अब अरविंद प्रसाद जो था ये भी नौकरी की तलाश करता है, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलती है। तो इसने सोचा क्यों ना कुछ छोटा मोटा धंधा ही कर लिया जाए। तो वहीं गांव के बाहर इसने एक अंडे का एक दुकान लगाई, उसमें इसने अंडे का काम करा। अब अंडे के काम से इसका रोज़मर्रा का जो खर्चा था वो चलने लगा, जो इसकी आमदनी थी वो ठीक ठाक होने लगी और इसकी गुज़र बसर सही तरीके से उसी काम से, कारोबार से हो जाती। अब यहीं पर जो शरीफ अंसारी था वो इसकी दुकान पर आता जाता था। अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, शरीफ अंसारी और ये अरविंद प्रसाद की जो नज़दीकियाँ थी बढ़ती गईं, दोस्ती गहराती गई। दोस्ती इस तरह से गहराई कि दोस्ती दुकान से घर तक पहुंच गई, घर से बेडरूम तक पहुंच गई। अब दोनों अरविंद प्रसाद और शरीफ अंसारी दोनों रोज़ मिला करते और शरीफ अंसारी के घर अरविंद का आना जाना लगभग बढ़ता जा रहा था। बेखटका वो अरविंद बेखटका शरीफ अंसारी के घर आता, उसकी पत्नी भी वहाँ पर जसीमा खातून मौजूद होती। तो जब अरविंद शरीफ अंसारी के घर आता तो कभी ऐसा भी होता कि शरीफ अंसारी घर पे मौजूद नहीं है, उसकी पत्नी जसीमा खातून मौजूद है। तो वो जसीमा खातून से ही
गप्पे मारता और हंसी मजाक करता। अब यह हंसी मजाक इस तरह से आगे बढ़ गया कि अरविंद प्रसाद का दिल जसीमा खातून के ऊपर आ गया और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच एक तरह से नाजायज़ रिश्ता पनप जाता है। अब एक दिन इसकी खबर जो शरीफ अंसारी हैं उनको लग जाती है। शरीफ अंसारी को जब ये पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते हैं घर आकर। उसके बाद जो उनका दोस्त था अरविंद प्रसाद, इनको भी वो भला बुरा कहते हैं और अरविंद प्रसाद के ऊपर शरीफ अंसारी हाथ भी उठाता है। कहा जाता है कि 4-5 थप्पड़ भी इन्होंने मारे थे अरविंद प्रसाद के। अब अरविंद प्रसाद के दिल में ये बात घर कर जाती है कि उसके दोस्त ने उस पर हाथ उठाया है। अब अरविंद प्रसाद 6-7 महीने तक शरीफ अंसारी के घर नहीं जाता है और ना ही दोनों के बीच कोई मेल मिलाप रहता है, यानी कि दोनों की दोस्ती अब टूट चुकी थी, एक दूसरे से दूरियां बन चुकी थी। अब जब एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं, 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद गांव में ही अरविंद प्रसाद को पता चलता है कि शरीफ अंसारी की जो पत्नी है जसीमा खातून, उनके संबंध गांव के तमाम ज़्यादातर युवकों से हो गए हैं। जो युवा लड़के हैं, युवक हैं, उनसे जसीमा खातून के नाजायज़ संबंध बन चुके हैं। अब ये बात झूठ है या सच है, इसका पता लगाए बिना, जो इसका सच्चाई को बिना जाने अरविंद प्रसाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद ये सोचते हैं कि वो ये बात अपने दोस्त यानी पुराने दोस्त, जो कि दोस्ती तो अब टूट चुकी थी, शरीफ अंसारी को बताएगा। अब वो शरीफ अंसारी को ये खबर जाकर देता है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके संबंध गांव के और काफ़ी लड़कों से हैं, युवकों से हैं। तो ये सुनने के बाद ये अरविंद प्रसाद ने ये सोचा था कि जब वो शरीफ अंसारी को ये बात बताएगा कि उसकी पत्नी के जो संबंध हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, गांव के लड़कों से हैं, तो ये सुनकर शरीफ अंसारी आग बबूला होगा, वो अपनी पत्नी के साथ पता नहीं क्या करेगा, तो दोनों का घर टूट जाएगा और वो इसका फ़ायदा उठा लेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। शरीफ अंसारी अपनी पत्नी को डांटता है और सिर्फ डांट फटकार कर ही रह जाता है। तो जो उसका मंसूबा था अरविंद प्रसाद का, वो मंसूबा फेल हो जाता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शरीफ अंसारी अपनी पत्नी को डांट फटकार कर ही चुप बैठ जाता है। इसके बाद जो बात है 14 मई को जब ये हादसा हुआ, तब अरविंद प्रसाद बताता है कि 14 मई को उसने सोचा कि वो इन दोनों से बदला लेगा और वो फ़ोन करता है शरीफ अंसारी के फ़ोन करके उसको कहता है। आपको एक बात बता दूं कि शरीफ अंसारी और अरविंद प्रसाद दोनों दोस्त थे। अरविंद प्रसाद अंडों का काम करता था, जबकि शरीफ अंसारी मजदूरी का काम करता था। लेकिन एक और काम था जो ये दोनों रात के समय चोरी छुपे किया करते थे। वो काम था जंगल से लकड़ियाँ काट कर ये लोग बेचा करते थे। जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते थे और उनको चोरी छुपे बेचकर उसमें कुछ पैसे कमा लिया करते थे। तो ये काम भी ये अलग एक तरीके से इसको कह लीजिए आप कि पार्ट टाइम काम हो गया है। पार्ट टाइम काम करके थोड़ा पैसा कमा लेते थे और रात के समय में ये काम करने के लिए निकलते थे। तो अरविंद प्रसाद बताता है कि उसने 14 मई की रात में शरीफ अंसारी को फ़ोन करा कि आओ जंगल से लकड़ियाँ काटने जाना है। शरीफ अंसारी जब खाना खाकर अपने बिस्तर पर थे, लगभग 1 मिनट बात करते हैं और वो अपने घर से कहकर निकल जाते हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो शरीफ अंसारी को लेकर अरविंद प्रसाद जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है कि तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ो और यहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे। अब शरीफ अंसारी जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वैसे ही पूरी ताकत के साथ पीछे से अरविंद प्रसाद उसकी गर्दन पर वार करता है। वार इतना ताकतवर था कि एक वार में ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और सर धड़ से अलग होते ही एक खून का फव्वारा बहता है और वहीं मौके पर ही शरीफ अंसारी की मौत हो जाती है। अब वो दोनों हाथ भी काटता है, शरीफ अंसारी के दोनों हाथ भी काट देता है। अब इतना इस काम में जो भी टाइम लगा था, इस टाइम के बीतने के बाद वो देखता है कि जंगल की तरफ शरीफ अंसारी की पत्नी जसीमा खातून भी आ रही है। अब वो कहता है कि जसीमा खातून ने अगर उसको देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। तो वो सोचता है क्यों ना जसीमा खातून से भी बदला ले लिया जाए और उसका भी यही हाल कर दिया जाए जो उसने अपने दोस्त का करा है।
यानी कि जो शरीफ अंसारी का हाल करा है वही उसकी पत्नी का हाल करें। तो शरीफ अंसारी की पत्नी जसीमा खातून जब गांव जंगल की तरफ आती है तो उसका भी ये वही हाल करता है, उसकी भी गर्दन काटता है और गर्दन काटने के बाद दोनों हाथ काटता है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट के ऊपर उस धारदार हथियार से वार करता है। तो इस तरह से ये कहानी थी। अरविंद प्रसाद पकड़े जाते हैं और अरविंद प्रसाद जो है वो उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलता है और भी कई धाराएं पुलिस लगाती है। लगभग मेरे ख्याल से 3 धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं, 302 भी लगाई गई है। 302 तो सबसे पहले 302 ही लगेगी, उसके बाद भी और कुछ धाराएं पुलिस ने लगाई हैं। और अरविंद प्रसाद को पुलिस ने कस्टडी में लेकर उस पर चार्जशीट दाखिल करी, मुकदमा कायम करा गया। तो अरविंद प्रसाद जेल में है। ये कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और भी अगर कोई कहानी है तो हमें बताएं, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे और कहानी का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।